हेलो गाइस, वेलकम टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग जो सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 2.4 का डिस्कशन किया था और उसमें हम लोगों ने फैक्टर का डिस्कशन बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले रोमन नंबर पे, जो कि है रोमन नंबर 3 या मेन क्वेश्चन 3। मेन क्वेश्चन 3 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच x माइनस 1 इज फैक्टर। हमको क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेर x माइनस 1 इज फैक्टर फॉर ऑल द केसेस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि x माइनस 1 फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, है कि नहीं? हमें चेक नहीं करना फैक्टर है या नहीं है। चेक करते समय हम लोग ये चेक करते हैं कि 0 आता है नहीं आता है। अगर 0 आया तो हम लोग फैक्टर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कह रहे हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। If x minus 1 is a factor, then remainder is 0. तो देखो, शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को ही ढूंढना है ना मुझे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं लिखता हूँ डिवाइजर इज x माइनस 1 को फैक्टर बोला, उसे डिवाइजर कंसीडर करेंगे x माइनस 1। अब समझो अगर ये x माइनस 1 है तो उसको 0 कंसीडर करेंगे ना, तो -1 उधर जाएगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। ये तो काफ़ी बार बताया अब मैंने। दैट इज x इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, पूरा लिखना है सभी को। तो रिमाइंडर क्या मिलता है? p ऑफ 1। देखा, x के जगह पे 1 आ जाता है। ये तो अभी बहुत बार सीखा है मैंने, ठीक है। तो x के जगह पे 1 लिखना शुरू करो। ये 1 स्क्वायर प्लस x के जगह पे 1 प्लस k। व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 प्लस k हो जाएगा। ये रिमाइंडर आया। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? मैं लिखता हूँ बट x माइनस 1 है ना क्वेश्चन में, बट x माइनस 1 इज अ फैक्टर। लेकिन x माइनस 1 फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 2 प्लस क्या आया था? देखो, रिमाइंडर मैंने ढूंढा है, वो रिमाइंडर की जगह पे लिखा इक्वल टू 0। अगर k ढूंढना है तो +2 उधर भेज दो। 0 के पास +2 अगर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा जाके -2। तो k का वैल्यू यहाँ पे मिल गया -2। इस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं। बहुत 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 ज़्यादा आसान है। हमको डिवाइजर x माइनस 1 दिया था तो x 1 हो जाएगा। जैसे मैं रिमाइंडर ढूंढता हूँ वैसे मैंने रिमाइंडर ढूंढा, p x के जगह पे 1 लिखा, फिर सभी x के जगह पे यहाँ पे 1 लिखा तो मुझे रिमाइंडर मिल गया। लेकिन ये लोग कह रहे हैं x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है। फिर फैक्टर है अगर तो रिमाइंडर 0 होता है ना। फिर तो रिमाइंडर के जगह पे जो रिमाइंडर का वैल्यू निकाला था वो लिखा, तो k का वैल्यू आसानी से मिल गया। आई होप समझा होगा सभी को, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइजर इज x माइनस 1, दैट इज x इक्वल टू 1। सबके लिए डिवाइजर x माइनस 1 है। मेन क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने सबके लिए कहा है x माइनस 1 फैक्टर फॉर x माइनस 1 इज फैक्टर फॉर ऑल द केसेस, राइट। सो x माइनस 1 यहाँ पे भी डिवाइजर होगा, x यहाँ पे भी 1 होगा। मैं लिखता हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये क्या है? 2x स्क्वायर मतलब 2 1 स्क्वायर ना, x के जगह पे 1 लिखना है, प्लस k x के जगह पे 1 लिखना है, प्लस √2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। k इंटू 1, एनीथिंग इंटू 1 इज एनीथिंग। तो k इंटू 1 इज k, √2 को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस k प्लस √2। इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये अपना फाइनली
रिमाइंडर मिल गया। इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, 2 और √2 तो ऐड ही नहीं होंगे क्योंकि वो लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो इसके आगे फिर से वही लिखूंगा, बट आप लोगों को नीचे ही लिखना है इसके, मुझे जगह कम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, बट x माइनस 1 इज अ फैक्टर, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर की जगह पर रिमाइंडर लिखो 2 प्लस k प्लस √2, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू ढूंढना है तो दोनों को बस उधर शिफ्ट कर दो, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 उधर शिफ्ट होगा तो -2 प्लस √2 उधर शिफ्ट होगा तो -√2, खत्म, मिल गया k का वैल्यू। कैसा सिंपल है ना। तो आई होप ये भी समझा होगा सभी को। कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो या मुझे मैसेज कर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 1 इज द डिवाइजर दैट इज x इक्वल टू 1 होगा, है ना। फिर लिखूंगा मैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कैसे मिलता है, p x की जगह पे 1 रख दो बाबा, तो ये kx² है तो k 1² माइनस √2x मतलब 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 इंटू 1, ये √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1, k इंटू 1 k हो जाएगा, 1 से कुछ फ़र्क ही कहाँ पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस √2 प्लस 1। तो ये मुझे यहाँ पे रिमाइंडर तो मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बट ये क्वेश्चन में ही दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो उससे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 होना चाहिए। उससे रिमाइंडर ये मिल रहा है k माइनस √2 प्लस 1, k माइनस √2 प्लस 1, ये रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। माइनस √2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस √2 होगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो k का वैल्यू क्या मिलेगा फाइनली, √2 माइनस 1। सबको समझ रहा होगा ना, बढ़िया तरीके से समझ लो इसे, ठीक है। फाइनली लास्ट सब क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन के। तो px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k है, तो मैं लिखता हूँ डिवाइजर इज x माइनस 1 दैट इज x इक्वल टू 1। तो बाय व्हाट, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय व्हाट, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ x की जगह पे 1, देखो p ऑफ x होता है तो x की जगह पे 1 लिखता हूँ मैं। अभी ये k है, x² मतलब 1² माइनस 3 है, x मतलब 1 आगे प्लस k, तो ये k 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 सा 3 प्लस k, k इंटू 1 k माइनस 3 प्लस k। देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। व्हाट इज k प्लस k, व्हाट इज k प्लस k, 2k, आगे माइनस 3 है, दैट इज ये रिमाइंडर मिला, k प्लस k 2k हो जाएगा ना। तो फिर मैं लिखता हूँ सेम चीज़, बट x माइनस 1 इज द फैक्टर। चाहिए तो यहाँ पे लिख भी दो नीचे कि गिवन है चीज़ हर एक सब में। तो फैक्टर होने की वजह से रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या है 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 उधर जाएगा तो 2k इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू क्या मिलेगा 3, ये 2 ऊपर का नीचे जाएगा ना अपॉन 2। तो इस तरीके से मैंने चारों केसेस में k का वैल्यू ढूंढा है। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो और चारों क्वेश्चंस को नोट कर लो। तो आते हैं रोमन नंबर 4 पे, जो कि कहता है फैक्टराइज। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है क्योंकि फैक्टराइज बहुत अलग अलग तरीके के सीखने को मिलने वाले हैं यहाँ से आगे, और हर एक फैक्टराइज को करने का अपना अपना तरीका है। तो कौन सा फैक्टराइज किस तरीके से होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है,
है ना। तो आज जो हम लोग फैक्टराइज सीखने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ रहा है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है तो उसे अब जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो याद रखो, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल आ रहा है तो उसे इस तरीके से ही करेंगे जो आज हम लोग पढ़ेंगे अभी, राइट। तो ऐसे अलग अलग फैक्टराइजेशंस हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से करेंगे या और भी है काफ़ी सारे, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। यहाँ पे फैक्टराइज बोला है तो वो हमें चेक करना है कौन सा फैक्टराइज है, कौन सा टाइप है। तो जैसे कि मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक टाइप है, तो क्वाड्रेटिक टाइप का फैक्टराइजेशन अब मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा। 10th स्टैंडर्ड में तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल के, ठीक है। तो ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, सबसे पहला स्टेप कि उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का। ax², शायद दिखता नहीं होगा, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे तो चारों सम्स उसी फॉर्मेट में, मतलब पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट वाला टर्म मतलब जिसके पास x नहीं होता। तो हर एक यहाँ पे वैसे ही है, देखो पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, x² x कांस्टेंट, बाकी दो में भी वैसे ही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसमें वो होना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं मैं बताता हूँ। मुझे फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होता है। मुझे फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, है। इसको कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, ये जो कर रहा हूं ना मैं तरीकों से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। अब मुझे इस 12 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 12 आता है, लेकिन उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करने के बाद मिडिल टर्म बनना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा। वो नंबर के मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन, जो दो फैक्टर्स आए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 ही होगा, लेकिन वो जो दो फैक्टर्स आए हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे मिडिल टर्म देना चाहिए। आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे मिडिल टर्म देना चाहिए। तो इसके लिए सोचना पड़ता है, हैं? सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट कोएफिशिएंट इंटू लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, उसके दो फैक्टर्स ढूंढो। फैक्टर्स का कंडीशन क्या है, दिस मस्ट बी द प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट गिव अस द मिडिल टर्म। तो देखो किस तरीके से होगा। अभी 12 कौन से टेबल में आता है, देखो मैं अभी फर्स्ट सम है इसलिए कुछ करके दिखा रहा हूँ, अलग अलग फैक्टर्स किस तरीके से लेंगे। 12 कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले 1 इंटू 12 12। देखो मैंने ये दो फैक्टर सिलेक्ट करे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है, 1 इंटू 12 12 है, लेकिन इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म देता है क्या, देखो 1 प्लस 12 13 होता है, मिडिल टर्म में 13 नहीं चाहिए। 1 माइनस 12 माइनस 11 होता है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये फैक्टर्स मेरे काम के नहीं है। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स ढूंढना है। अगला है 12 मतलब 2 6 12 होता है, बरोबर। तो इनका प्रोडक्ट तो 12 ही होगा, लेकिन इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखो 2 प्लस 6 8 चाहिए मुझे मिडिल में, नहीं। प्रोडक्ट ये बनना चाहिए लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कुछ तो मिडिल टर्म बनना चाहिए ना मामा। तो 2 माइनस 6 माइनस 4 नहीं चाहिए, है। प्रोडक्ट हो रहा है लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ तो इधर मिडिल टर्म बनना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट 3 4 12, अलग अलग ले रहा हूं मैं 12 के फैक्टर्स। 3 4 12 तो बेशक होता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखो 3 प्लस 4 7 हो गया यहाँ पे,
है, एडिशन से मिडिल टर्म भी आ गया, इससे ये प्रोडक्ट मिल रहा है और इसका एडिशन ये भी दे रहा है, मतलब मेरे फैक्टर्स हैं 3 और 4, मेरे फैक्टर्स हैं 3 और 4। लेकिन डायरेक्टली 3 और 4 नहीं लिखना है, फैक्टर्स मिलने के बाद उनके साइंस फिक्स करने हैं। उनके साइंस कैसे फिक्स करते हैं उसका भी एक सिंपल सा तरीका, एक ट्रिक बताता हूं, ऐसे समझो। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसका साइन देखने का, मिडिल टर्म का साइन उसके पहले होता है, सभी का टर्म्स का साइन उसके पहले ही होता है। तो मिडिल टर्म का साइन क्या है? माइनस है। जो भी मिडिल टर्म का साइन है ना, वो फैक्टर्स में से बड़े को दे दो। मिडिल टर्म का साइन माइनस था, ये दोनों फैक्टर्स है, उसमें से बड़ा कौन है? 4 है, तो बड़े को दे दो वो साइन माइनस। अब छोटे का साइन मैं अपने मर्जी से फिक्स कर सकता हूं, बड़े का साइन हमेशा फिक्स रहेगा। जो सेकेंड टर्म, जो मिडिल टर्म का साइन होगा वो हमेशा बड़े को देने का, फिर छोटे का साइन अपन एडजस्ट करने का अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब छोटे का साइन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? सपोज मैंने छोटे के सामने प्लस लिखा तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से -4 में से 3 माइनस करोगे तो -1 मिलेगा। मुझे मिडिल टर्म में -1 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो इसको प्लस नहीं देके माइनस देके देखो, छोटे का साइन चेंज कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से। माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, समझा? ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -7 आ जाएगा। फिर आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो मेरे फैक्टर्स है -3 और -4 हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा था, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे लिखा था मैंने क्या बोला, इस 12 के अलग अलग फैक्टर्स लो। ऐसे 2 फैक्टर्स होने चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो ठीक है 12 आ जाए, लेकिन उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो 3 और 4 से वो हो रहा था। फिर अभी साइंस फिक्स करने, साइंस कैसे फिक्स करेंगे? जो मिडिल टर्म का साइन है वो बड़े नंबर को हमेशा दे देना है और फिर छोटे नंबर को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि मुझे -7 यहाँ पे आ जाए। तो आई होप सबको समझा होगा। तो अब सॉल्व कैसे करना है इसे? अब तो मैंने फैक्टर्स वगैरह सब ढूंढ लिया, अब सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखने का, 12x²। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखने का, उसके साथ छेड़खानी नहीं करने का। जो मिडिल टर्म है उसका मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर्स ढूंढा है ना, मिडिल टर्म के पास x है, तो मिडिल टर्म के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? देखो पहला है -3x, अगला है -4x। देखो मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया 2 में, है ना, -3 -4 -7 ही होता है ना। फिर आगे लास्ट टर्म लिखने का +1। फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखने का, मिडिल टर्म को हमेशा स्प्लिट करने का जो फैक्टर्स है उसमें, और लास्ट टर्म वैसे ही रखने का। अब क्या करने का? 4 टर्म्स हो गए ना, 4 टर्म्स हो गए तो 2-2 का ग्रुप करके कॉमन निकालना शुरू करने का। बहुत लोग कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं। 12 और 3, पहले नंबर्स के बारे में सोचते हैं। 12 और 3 दोनों सबसे बड़े कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं दोनों, और दोनों के पास x भी है, तो x ये कॉमन निकला। अब अंदर क्या बचेगा? अंदर तो 12 था जिसमें से 3 का टेबल बाहर निकला है, 3 बाहर निकला है, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 से, तो अंदर 4 रह जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 3 4 का करेंगे तभी तो 12 होगा ना। तो कभी भी कॉमन निकालते हैं ना तो ऐसा सवाल पूछने का, 3 जो कॉमन निकला है, जैसे यहाँ पे 3 निकला है, 3 के टेबल में 12 कब आता? 4 से, तो अंदर 4 लिखने का। और यहाँ पे x कितने थे? 2 थे, 2x में से 1x बाहर आया है, तो अंदर 1x रहेगा। माइनस ये पूरा का पूरा 3x दोनों ही बाहर आए। देखो ये 3 भी बाहर आया, x बाहर है। जब दोनों ही बाहर आ जाते तो अंदर 1 लिखना होता है। जब दोनों ही बाहर आ जाते तो अंदर 1 लिखना होता है। अब इसमें से तो कॉमन निकल गया, अब इसमें से निकालना है। इसमें से निकालने से पहले यहाँ पे बीच में क्या साइन है? माइनस। कभी भी बीच में माइनस साइन आया तो आगे का साइन कंपलसरी चेंज होगा। ये अगर बीच में माइनस आया, देखो ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, बीच में अगर माइनस आता है तो आगे का साइन कंपलसरी चेंज होगा। अच्छा 4 और 1 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 1 के टेबल में जाते हैं, और कोई टेबल तो है नहीं, है ना। दोनों के पास x भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 ही निकलेगा, और 1 कॉमन निकलने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4x वैसे ही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आया था तो आगे का साइन कंपलसरी चेंज होगा। जैसे कि मैंने बोला माइनस आया तो ही चेंज होगा, है, और 1 भी वैसे ही रहेगा क्योंकि कॉमन 1 निकला तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, 4x - 1 4x - 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब तुम लोगों ने सही सॉल्व करा है, हमेशा सेम ही आते हैं। ठीक है, अब ये 4x - 1 4x - 1 दोनों तरफ है, तो 4x - 1 को कॉमन निकाल देता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ। 4x - 1 को एक ही बार लिखता हूँ। अगले ब्रैकेट में क्या होगा? जो ये ब्रैकेट के बाहर है 3x - 1।
आया समझ में? जो 2 बार था ना उसको कॉमन में एक ही बार लिखा और जो ये ब्रैकेट के बाहर था उसको अगले ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये मिल गया px। ये हो गया फैक्टराइज खत्म। फैक्टराइज मतलब मैंने क्या बोला? फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने का। तो ये देखो, ये एक इक्वेशन था जिसको मैंने प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है? तो ये कंप्लीट हुआ फैक्टराइजेशन पहला। आई होप सभी को समझा होगा। मैंने बहुत स्लो सीखा है मुझे पता है, लेकिन समझाने के लिए सिखाया है, क्योंकि क्या होता है अभी बच्चों को नहीं समझता और 10th में बहुत फिर तकलीफ़ें होती हैं बच्चों को। ये बहुत ही बेसिक है, नेक्स्ट ईयर इस पर पूरा चैप्टर है, तो अभी ये नहीं आएगा तो अगले साल बड़ी तकलीफ़ें होंगी, इसलिए मैं स्लो ले रहा हूँ ये चारों सम्स। एक बार दिमाग में फिट हो गई बात तो कोई भी सम चुटकी में कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x² + 7x + 3। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। 2 3 6। अब 6 के 2 फैक्टर्स चाहिए, बीच में फिर से मुझे 7 चाहिए। अब अलग अलग फैक्टर्स ले सकते हो। देखो क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले 1 6 हो सकता है, ठीक है। 1 6 6 तो होता है, लेकिन दोनों को ऐड करके देखो। 1 + 6 7। क्या चाहिए? 7। बन गया काम, और बन गया काम पहले में ही काम बन गया, ठीक है। अब साइंस फिक्स करना ना, लेकिन साइंस कैसे फिक्स करेंगे? सेकेंड टर्म का, सेकेंड जो यहाँ पे मिडिल टर्म है उसका साइन क्या है? प्लस है, तो दोनों में से बड़े को क्या देंगे? प्लस दे देंगे। अब इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, प्लस भी दे सकता हूँ, माइनस भी दे सकता हूँ, कंडीशन के हिसाब से। अगर मैंने इसको माइनस दे दिया तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा। बीच में 5 चाहिए क्या? नहीं, तो इसको भी प्लस ही देना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? प्लस 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 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, काम खत्म। अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म वैसे ही रखने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। फैक्टर्स आए ना उसके 1 और 6, और मिडिल टर्म के पास x भी है, इसलिए उसको लिखते समय लिखेंगे 1x + 6x। 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, चाहिए तो लिख भी सकते हो, +3। अब कॉमन निकालना शुरू करो, 2 और 1 में 2 और 1 दोनों एक टेबल में आते हैं क्या? हाँ, कौन से टेबल में? 1, तो वो कॉमन निकलेगा। दोनों में x है, x कॉमन निकलेगा। 1x को x भी लिखा जा सकता है, हैं? तो क्योंकि बाहर 1 निकला था तो फर्क तो अंदर पड़ेगा नहीं, 2 को 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई नंबर तो बाहर आया नहीं। ये x² है, x² मतलब 2x, जिसमें से एक x ऑलरेडी बाहर आया तो एक x अंदर रह जाएगा, बरोबर है। बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और फिर क्या होगा? ये x तो था जो कि बाहर आ गया है, तो उसकी जगह पे अंदर 1 ही लिख देंगे, समझा? अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस प्लस देंगे तो आगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस होगा तो आगे साइन चेंज होगा, नहीं तो कुछ नहीं। 6 और 3 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं, इसलिए 3 बाहर। दोनों के पास x है नहीं, तो सिर्फ 3 कॉमन निकलेगा। जब कोई नंबर कॉमन निकलता है तो मैंने क्या बोला, किस तरीके से सवाल करते हैं? 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 से, तो 2 अंदर लिखने का, x वैसे ही रहेगा। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 से। मैंने क्या बोला? ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, देखो सेम आ गए हैं। जो 2 बार ब्रैकेट सेम आया है उसको कॉमन करके एक ही बार लिखो, राइट। और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x + 3। इस तरीके से ये भी हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स मिल गए, मतलब प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ px का, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। थर्ड सब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है? 6x² + 5x - 6। तो सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। 6 × -6 है ये, 6 × -6 होता है -36। -36 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि बीच में 5x आना चाहिए। अब बीच में 5x लाने के लिए 36 के अलग अलग फैक्टर्स सबको सोचने पड़ेंगे, है ना। तो 36 देखो कौन से टेबल में आता है। बीच में मुझे क्या चाहिए? बीच में मुझे चाहिए 5। बहुत ही आसान है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। डायरेक्टली लिखना है, ये तो मैं ऐसे करके बता रहा हूँ तुम लोगों को, अलग अलग ऐसे नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए। कौन से टेबल में 36 आता है, ये डायरेक्टली सभी को क्लिक होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या होगा इसका। ये होगा 4 9 डायरेक्टली 4 9 36 होता है, राइट। 4 9 36 होता है, उसके साइंस फिक्स करना है, क्योंकि मुझे मालूम है ना 4 9 36 होता है, और 4 और 9 में 5 का गैप ऑलरेडी है, तो 9 में से 4 अगर माइनस करोगे तो 5 तो बन ही जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे डायरेक्टली सोचने आना चाहिए। अब साइंस फिक्स करें, साइन कैसे फिक्स करेंगे? जो मिडिल टर्म है उसका साइन प्लस है, मिडिल टर्म का साइन हमेशा
बड़े को देना है, छोटे को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, माइनस फिक्स कर दो। तो 9 इंटू -4 करोगे तो -36 हो जाएगा, और 9 में से -4 करोगे तो 5 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फैक्टर सेट कर लिए। डायरेक्टली सोचने का भी आदत डालो, ये हर बार ऐसे थोड़ी करते बैठेंगे यार एग्जाम में, डायरेक्टली फटाक से क्लिक होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तेज बनते जाओगे। फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखेंगे 6x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, -4x, आगे क्या है +9x, स्प्लिट कर दिया, आगे -6। इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, 6 और 4 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में जाते हैं। दोनों के पास x भी है तो x कॉमन, जब 2 बाहर निकला तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 से। x² है, उसमें से एक x बाहर आया तो अंदर एक x, बीच में माइनस इसलिए माइनस। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 से। एक ही x था वो तो बाहर चला गया, ब्रैकेट कंप्लीट। बीच में क्या साइन है? प्लस है। 9 और 6 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं। दोनों के पास x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकाल सकते। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 से। ये x वैसे ही रह जाएगा क्योंकि कॉमन तो निकला नहीं है। बीच में क्या है? माइनस है। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 से। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट। 3x - 2, 3x - 2 2 बार है तो कॉमन में एक ही बार लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? देखो हो गया काम, सिंपल तो है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। px = 3x² - x - 4। तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 3 × -4 -12। बताओ जी फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स बताओ 12 के। देखो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 12 के? एक तो 1 × 12 हो सकता है, 12 तो हो जाएगा, 1 + 12 13 हो जाएगा, 1 - 12 -11 हो जाएगा। बीच में मुझे 1 चाहिए, कुछ भी नहीं तो 1 तो आ रहा ही नहीं चीज़ से। अगला हो सकता है 2 × 6, तो 2 × 6 = 12 तो हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 2 - 6 -4, मिडिल टर्म नहीं बना। अगला होता है जी 3 × 4 = 3 × 4 = 12, तो जी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। 3 + 4 7 नहीं चाहिए, 3 - 4 -1 चाहिए, मिल रहा है मुझे। अब साइंस फिक्स करेंगे, ये दोनों तो नहीं चाहिए थे, ये चाहिए। साइंस फिक्स करेंगे, मिडिल टर्म का साइन माइनस है, मिडिल टर्म का साइन हमेशा दोनों में से बड़े को देना है। बड़ा कौन है? 4 है। इसको क्या साइन देंगे? सोच समझ के। मान लो इसको माइनस दिए तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं करना ना, मुझे तो 1 चाहिए तो इसको प्लस दे दो, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 भी बचेगा, और -4 × 3 करोगे -12 भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब मेरे फैक्टर्स यही होंगे। तो ये क्या है? 3x², ये बीच में -x है, -x को स्प्लिट करोगे +3x, -4x में आगे है -4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? दोनों 3 है इसलिए 3 कॉमन, दोनों के पास x है इसलिए x कॉमन। देखो ये 3 तो बाहर आया तो उसके जगह पे कुछ रहा तो नहीं। x² में से 1x बाहर आया तो अंदर 1x बचेगा, प्लस ये पूरा का पूरा 3x बाहर आया तो मैंने क्या बोला? 1 लिख देना है। देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में अगर माइनस आया तो आगे का साइन कंपलसरी चेंज होगा। दोनों के पास 4 है इसलिए 4 कॉमन। अच्छा 4 कॉमन आया तो अंदर x बच जाएगा। अच्छा ये बीच में मैंने माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज होगा। अच्छा ये 4 ही बाहर आ गया तो उसके जगह पे 1 हो जाएगा। तो x + 1 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो उसको कॉमन में एक बार लिख देते हैं। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3x - 4। वी आर डन। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करते हैं। मैं आगे नहीं लेता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। गुड बाय।